गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर लेकर आया हूँ आज बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन, और आज मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊँगा शक्ति मतलब पावर के बारे में और विभव के बारे में। तो विभव जो होता है, विद्युत विभव, ये क्या होता है और पावर क्या होता है, पावर के बारे में आज फुल डिटेल आपको, और प्लस इससे संबंधित विशेष प्रश्न है। तो बच्चों चलते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो शक्ति है, सबसे पहले परिभाषा, शक्ति की परिभाषा क्या होती है। तो बेटा कार्य करने की शक्ति, जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा होती है शक्ति की, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अब यहाँ से लिखेंगे शक्ति P बराबर, शक्ति P बराबर विद्युत कार्य या विद्युत द्वारा किया गया कार्य बटे समय। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P बराबर, और विद्युत कार्य होता है W बटे T। तो यहाँ से यदि हमको निकालना है विद्युत कार्य, तो आपका फॉर्मूला बनेगा P इंटू T, और इसी को बेटा कहा जाता है ऊर्जा। जब ये अगर ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, अगर ये शक्ति है तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट। इसका अन्य भी एक मात्रक होता है जिसको हम रेडिएंट फ्लक्स के नाम से जानते हैं, रेडिएंट फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये शक्ति की परिभाषा है और ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसके बाद मेन चीज़ यही नहीं है, बुक में यहाँ तक दिया है और हम आपको इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें आज बताने वाले हैं। तो बेटा आगे चलते हैं। अब बताते हैं आपको शक्ति के टाइप, शक्ति के जो है प्रकार कितने होते हैं, या जो पावर होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ हम आज आपको बताने वाले हैं कि शक्ति के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार होते हैं, और शक्ति जो है किस किस पोजीशन में होती है और किससे इसका संबंध होता है। तो हेडिंग डालेंगे शक्ति के प्रकार, शक्ति के प्रकार। तो बेटा शक्ति जो होती है ये जनरली जो शक्ति होती है, शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक विशेष बात है, आप लोग हमारा वीडियो जब भी देखना चालू करें तो कागज़ और कलम अपने हाथ में ज़रूर ले लें, क्योंकि मैं जो यहाँ लिखवाता हूँ उसको आप अपनी कॉपी पर एक नोट्स के रूप में बनाते रहिए, और यही नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा जाके। तो बेटा शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें पहली शक्ति का नाम होता है आभासी शक्ति, आभासीय शक्ति। इसी को हम कहते हैं एक्टिव पावर। इसी को रियल पावर भी कहते हैं, इसी को अपरेंट पावर कहा जाता है। आभासी शक्ति जो होती है इसको अपरेंट पावर भी कहा जाता है, अपरेंट पावर कहा जाता है। तो इसमें P इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS। यह RMS क्यों लिखा गया? क्योंकि जो हम लोग घर में विद्युत का जो यूज करते हैं, जो सप्लाई आती है, ये वोल्टेज और पावर, वोल्टेज और करंट दोनों की दोनों जो होती हैं ये RMS वैल्यू में रहती हैं। तो बेटा इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं P इक्वल टू VI, और इसका जो मात्रक होगा ये होता है VA या KVA
या MVA, ठीक है। VA, KVA या MVA में इसका मात्रक होता है। इसको हम आभासी शक्ति के नाम से जानते हैं। जो दूसरी शक्ति होती है इसको कहा जाता है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति, ये वास्तविक शक्ति कौन सी होती है? इसी का दूसरा नाम है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को ही रियल पावर या एक्चुअल पावर के नाम से भी जाना जाता है, और ये होता है P बराबर VI cos फाई, इसका उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो P इक्वल टू VI cos फाई होता है। इसमें इतने भाग को हम आभासी शक्ति के नाम से जानते हैं, और आगे वाला जो होता है ये होता है आपका बिजली कारक, या इसको हम शक्ति गुणक या पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका जो मात्रक आपका बनेगा जा करके, तो यहाँ बनेगा इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक होगा क्या होगा? वाट, किलोवाट। इन दोनों में से कोई भी इसका छोटी इकाई लेंगे तो वाट, बड़ी लेंगे तो किलोवाट होगी। इसके अतिरिक्त एक और शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिकारी शक्ति। प्रतिकारी शक्ति होती है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। ये होता है P इक्वल टू VI साइन फाई, और इसका जो मात्रक होता है बेटा, इसका जो मात्रक होता है, इसके मात्रक को VAR अथवा KVAR के नाम से जाना जाता है। अब इनसे संबंधित इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। तो जो आभासी शक्ति होती है, इससे संबंधित जो उपयंत्र इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है आपका परिणामित्र, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है प्रत्यावर्तक, जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं। इनकी जो रेटिंग होती है दोनों इंस्ट्रूमेंट की आभासी शक्ति के आधार पर ली जाती है, और इनकी रेटिंग VA, KVA या MVA में दी जाती है। बेटा सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है ये विद्युत उत्पादन केंद्रों पर स्थापित किया जाता है, और इसकी जो रेटिंग होती है ये होती है 1000 MVA, सबसे बड़े ट्रांसफार्मर की। और सबसे बड़ा जो प्रत्यावर्तक होता है इसकी रेटिंग होती है बेटा 500 MVA। तो ये प्रश्न खूब पूछे गए हैं परीक्षा में, इनको अपना याद रखना। जो सब स्टेशन पर, जो विद्युत उत्पादन पर या उत्पादन केंद्रों पर जो स्थापित किए जाते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, और जो अल्टरनेटर स्थापित किए जाते हैं वो सबसे बड़ा जो होता है वो 500 MVA का होता है अल्टरनेटर, और 1000 MVA का जो है वो आपका प्रत्यावर्तक होता है। इसके बाद जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक शक्ति से संबंधित इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका नाम होता है बेटा मोटर, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर होता है जनित्र। कौन सा? DC जनित्र। DC जनरेटर, इनकी रेटिंग जो है ये दी जाती है किलोवाट में। वास्तविक शक्ति का जनन करते हैं ये, इसकी रेटिंग किलोवाट में दी जाती है, और ये वास्तविक शक्ति का मापन करते हैं। ये वास्तविक शक्ति जो है उत्पादित करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जनरेटर का जो रेटिंग होता है वास्तविक शक्ति के आधार पर प्रदान किया जाता है, और इसकी रेटिंग वाट या किलोवाट में दी जाती है। अब बेटा प्रतिकारी शक्ति के लिए अगर हम देखते हैं तो प्रतिकारी शक्ति के लिए होता है आपका क्या? प्रतिकारी शक्ति के लिए होता है आपका संधारित्र। संधारित्र जिसको कैपेसिटर भी कहा जाता है। प्रतिकारी शक्ति के लिए कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की कभी भी अगर रेटिंग पूछी जाए तो VAR अथवा KVAR होती है। इसके आगे
कुछ और विशेष संबंध भी है। इनमें तीनों प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, जो आपकी आभासी शक्ति है, वास्तविक शक्ति है और प्रतिकारी शक्ति है, इनमें तीनों प्रकार की शक्तियों में कुछ विशेष संबंध भी होते हैं। इनसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको बेटा, जो इस शक्ति में जो ये इतना भाग होता है, ठीक है ना, और इस वाली शक्ति में जो ये इतना भाग होता है, इनके भी नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो वास्तविक शक्ति होती है इसमें इतने भाग को हम कार्यकारी घटक, जो वास्तविक शक्ति होती है इसमें इतने भाग को हम कार्यकारी घटक के नाम से जानते हैं। ये जो इतना केवल पोर्शन है, और इस शक्ति में किसमें, रिएक्टिव पावर में जो प्रतिकारी शक्ति है, इसमें जो ये भाग मैंने घेर रखा है इसको है प्रतिकारी कारक कहा जाता है। प्रतिकारी कारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कार्यकारी जो घटक जो होता है, जो कार्यकारी घटक होता है, ये आई cos फाई होता है। प्रतिकारी जो घटक होता है इसको हम आई sin फाई के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी आप लोग बढ़िया से जान लीजिए। इसके बाद अब जो शक्ति है तीन प्रकार की, आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिकारी शक्ति, इनमें एंगल से भी विशेष संबंध होता है। आपको बताते हैं आगे। तो बेटा इनको अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना, और यहाँ पर हम हर प्रश्न को विस्तार पूर्वक और इतनी डिटेल के साथ बताएंगे कि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस स्थान से अगर आएगा, जो टॉपिक जिस टॉपिक का वीडियो आपने हमारा देखा है, तो वहाँ से खाली नहीं जाएगा बेटा, आप जरूर मार करके आएंगे। आंसर 100 में 100% सही, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बताया कि शक्ति, जो शक्ति होती है, इनमें शक्तियों में आपस में क्या संबंध है। ठीक है ना, तो शक्तियों में संबंध, यहां पर एक विशेष संबंध होता है और पूछा जाता है हमेशा पेपर में, KVA का स्क्वायर इक्वल टू KVAR का स्क्वायर प्लस KW का स्क्वायर। तो कभी ये देता है तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका KVA इक्वल टू अंडर रूट KVAR का स्क्वायर और प्लस KW का स्क्वायर। ये पोजीशन यहाँ पर बनेगी जाके। तो बेटा ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब बात ये आती है सामने, आप कहेंगे सर जी आपने तो सीधे ही लिख दिया, लेकिन हम कैसे जाने कि इसमें यही संबंध कैसे निकलता है। तो इसका ये संबंध निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगल समझना पड़ेगा। ठीक है, एक त्रिभुज को समझते हैं। यहां से एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज का नाम होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसको प्रतिबाधा त्रिभुज के नाम से जानते हैं, प्रतिबाधा त्रिभुज। इस त्रिभुज को प्रतिबाधा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इसमें आधार रेखा जो होती है इस पर किलोवाट या आर को प्रदर्शित किया जाता है। जो विकर्ण होता है इस पर आप KVA या Z को प्रदर्शित किया जाता है। जो लंब होता है इस पर KVAR या फिर X को प्रदर्शित किया जाता है। और इस जो प्रतिबाधा त्रिभुज होता है इसमें एंगल को इस स्थान पर दर्शाया जाता है। तो बेटा इनसे इसका संबंध निकल जाएगा बहुत आराम से। पाइथागोरस थ्योरम में लंब का वर्ग प्लस कर्ण प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस ट्रायंगल से इनको निकाला जा सकता है। अब इसी में कुछ विशेष संबंध भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो, इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, नोट कर लेना बेटा, आगे चलते हैं। जैसे मान करके चलिए, उसने पूछ दिया कि शक्ति गुणक जो होती है, शक्ति गुणक की परिभाषा क्या है, यह शक्ति गुणक को हम किस प्रकार से सूत्र के आधार पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम आपको बताते हैं दो प्रकार की शक्ति गुणक होती हैं। जनरली पावर फैक्टर के बारे में सब लोग केवल एक टाइप का पावर फैक्टर बताते हैं, मैं आपको दो टाइप का पावर फैक्टर बता रहा। इसके बाद इस एंगल को कैसे, जो
जो एंगल होता है, फेजर कोण जो होता है, फेजर कोण को सही सटीक तरीका जो होता है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, साइन फाई के द्वारा, कॉस फाई के द्वारा, सेक फाई के द्वारा या टेन फाई के द्वारा। ये प्रश्न भी बुक में दिया गया है, तो बेटा हम आपको इनमें संबंध बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, LAL बटे KKA, और यहाँ पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉस और यहाँ होता है टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। तो इनके ये संबंध है, ये संबंध अपने याद रखना बढ़िया तरीके से, यहीं से आपके फॉर्मूले निकलेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं कौन सा, प्रतिकारी शक्ति गुणक। प्रतिकारी शक्ति गुणक, ये कौन सा शक्ति गुणक नया आ गया, तो बेटा ये नया नहीं है। यहाँ प्रतिकारी शक्ति गुणक जो होता है ये साइन फाई होता है। साइन फाई बराबर, यहाँ देखो जरा क्या लिखा है, साइन फाई इक्वल टू, यहाँ लिखा है लंब बटे कर्ण। चलिए लीजिए, लंब क्या है आपका x, कर्ण क्या है r। यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी लंब आपका x और कर्ण है आपका z, तो यहाँ हो जाएगा x बटे z। या हम इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन फाई इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं साइन फाई इक्वल टू KVAR बटे KVA, KVAR बटे KVA। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर हमको KVAR की वैल्यू अगर निकालनी है तो बेटा ये KVA को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और Z को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हमको x, इसका नाम होता है प्रतिघात, ठीक है ना। x जो होता है ये होता है प्रतिघात। अगर हमको प्रतिघात निकालना है और प्रतिबाधा का मान दिया है तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका z साइन फाई। और यहाँ से अगर हमको KVAR का वैल्यू अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका KVA साइन फाई। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बेटा अपना याद रखना है इनको। ये आपका है कौन सा, प्रतिकारी शक्ति गुणक। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ये होता है कार्यकारी शक्ति गुणक। इसको अपना नोट कर लेना कॉपी में। इसके बाद जो है वो होता है कार्यकारी शक्ति गुणक, तो उसमें क्या संबंध होता है उसको देखते हैं। सेकंड जो है ये होता है कार्यकारी शक्ति गुणक। कार्यकारी शक्ति गुणक ये क्या होता है, कार्यकारी शक्ति गुणक जो होता है ये कास फाई होता है। इसको जो है R/Z के नाम से जाना जाता है, और इसी शक्ति गुणक को जाना जाता है जो कास फाई होता है, कास फाई बराबर KW मतलब वास्तविक शक्ति और बटे KVA आभासी शक्ति होती है। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भाषा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शक्ति गुणक होता है ये किसका अनुपात होता है। शक्ति गुणक जो होता है परिभाषा के रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को किस नाम से जानते हैं, तो बेटा यहाँ पर होता है ये प्रतिरोध और नीचे होती है प्रतिबाधा। ये दोनों का अनुपात भी शक्ति गुणक होता है। और इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में होता है शक्ति गुणक बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ये शक्ति गुणक के यहाँ से फॉर्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर बन जाती है इनकी परिभाषा। पूछा जाता है वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात क्या होता है, तो बेटा शक्ति गुणक को कास फाई के नाम से जानते हैं। और प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है, ये भी शक्ति गुणक होता है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका, प्रतिरोध का मान। ये प्रतिरोध कौन सा निकलेगा, DC का प्रतिरोध बराबर AC का प्रतिरोध Z, और यहाँ होता है आपका कास फाई। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वास्तविक प्रतिरोध, और इस साइड से निकाल सकते हैं हम वास्तविक शक्ति KW इक्वल टू KVA कास फाई। तो बेटा इन फॉर्मूलों को, इस वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले का उपयोग आपका ट्रांसफार्मर में और
अल्टरनेटर में पड़ेगा। क्यों अल्टरनेटर में पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जब हम इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, दक्षता निकालते हैं, तो दक्षता हमेशा वास्तविक शक्ति पर निकाली जाती है। तो वास्तविक शक्ति निकालने के लिए ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग दिया रहेगा और इफिशियंसी कहीं अलग दी रहेगी, ठीक है ना। तो जो शक्ति गुणक है ये कहीं अलग दिया रहेगा, तो पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई हम केवीए से कर देते हैं तो वास्तविक शक्ति आ जाती है, और वास्तविक शक्ति के आधार पर ही हम इफिशियंसी निकालते हैं। और जो इफिशियंसी, जो दक्षता होती है, किसी भी सिस्टम की दक्षता जो होती है वो होती है कौन सी? दक्षता जो होती है आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है बेटा। तो इनको बढ़िया तरीके से याद रखना। शक्ति गुणक का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं cos फाई इक्वल टू वी आर, मतलब प्रतिरोध में वोल्टतापात बटे संपूर्ण वोल्टता, ये भी शक्ति गुणक का फॉर्मूला है। तो बेटा इनको पावर फैक्टर को अपना याद रखना बढ़िया से। और इसके बाद अब आता है तीसरे नंबर पर एंगल, तो इनको अपना नोट कर लेना कॉपी में, स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, हमेशा परीक्षा में जो है पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है आपका फेजर कोण। तो फेजर कोण को निकालने के लिए फेजर कोण को फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकालने के देखो तरीके तो बहुत है, साइन के द्वारा भी निकल सकता है, कॉस के द्वारा भी निकल सकता है, लेकिन सबसे सही वैल्यू कौन प्रदान करेगा, ये प्रश्न है हमारा। तो फेजर कोण का सबसे सही मान, इसका सबसे सही मान 10 फाई के द्वारा प्राप्त होता है। वीके मेहता की बुक है, रोहित मेहता वीके मेहता की, उसमें ये पॉइंट दिया गया है कि जो फेजर कोण होता है दो सदिश राशियों के बीच का, उस फेजर कोण को हम सबसे सही रूप में किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा इनको याद रखना, ठीक है ना, द्वारा प्राप्त होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10 फाई। तो 10 फाई इक्वल टू क्या होता है? 10 फाई होता है लंब बटे आधार। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? kVAR बटे किलोवाट। यहां से भी आपका वैल्यू आ जाएगा किसका? फाई का। तो फाई बराबर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, और यहां हो जाएगा आपका kVAR अपान किलोवाट। और अगली कंडीशन में हम एंगल जो निकालते हैं ये निकाल सकते हैं क्या? 10 फाई इक्वल टू एक्स बटे आर, यहां से भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फेजर कोण फाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स बटे आर। यहां से फेजर कोण निकाला जा सकता है। फेजर कोण का कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है, शक्ति गुणक का भी बेटा कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। ये आपके संबंध थे पावर में सभी प्रकार के प्रश्न जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं, और इन्हीं के ऊपर बनते हैं जाकर के बहुत सारे न्यूमेरिकल। इसके बाद कुछ विशेष वैल्यू हैं जिनको आप हमेशा से ही याद रखना, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। तो उस समस्या का समाधान के लिए आपको कैलकुलेटर का उपयोग ना करना पड़े, इसके लिए हम कुछ वैल्यू यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं जिनको स्पेशल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। स्पेशल वैल्यू होती हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर मैंने लिखा cos फाई, तो इसका वैल्यू sin फाई में क्या होगा। तो बेटा इनको जरा देखते हैं, जरा ध्यान से इनको बहुत सही से अपना याद कर लेना। सबसे पहला पॉइंट होता है शक्ति गुणक का मान सबसे ज्यादा प्रचलित है 0.8। अगर इधर ये 0.8 cos में है, इसको sin में कन्वर्ट करना है तो बेटा 0.6 होगा। अगर यहाँ पर cos फाई का मान 0.6 दिया है तो बेटा इसको 0.8 कर देना। आपस में ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। इसके बाद दो तो ये विपरीत हो गए। इसके बाद एक वैल्यू और होती है 0.866, ठीक है, ये वैल्यू एक और होती है, और इसको हम √3/2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस साइड में इसका वैल्यू कितना होगा? तो ये बनेगा 1/5। अब इसके बाद इस साइड में अगर ये 0.5 अगर आ जाएगा, ठीक है, तो इस साइड में इसका वैल्यू क्या आएगा? तो ये भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0.866, और यहाँ हम लिख सकते हैं √3/2।
एक वैल्यू और है जो दोनों को समान कर देती है, जिसका मान होता है 1/√2 साइन या कॉस, दोनों में 45 का मान होता है। और 1/√2 का मान जो है ये पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो बेटा ये हो जाता है आपका कितना 0.707, और ये वैल्यू इधर भी वही होगा 0.707। इसी फंडामेंटल में ही मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसका और बहुत अच्छी तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से मैं इसका डिटेल बताऊंगा, और न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि आपको कैलकुलेटर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं और वहां पर जब पाई का मान फंसता है 1/पाई का मान, तो वो मजबूर हो जाते हैं कैलकुलेटर उठाने के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं कैलकुलेटर ले करके और वो कैलकुलेशन करवाते हैं। तो बेटा मैं और आपको एक दो वैल्यू और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि पाई का वैल्यू तो सब कोई जानता है, पाई का वैल्यू आपने लिख दिया कितना 22/7, या आपने लिख दिया पाई का ही वैल्यू 3.14 ये लिख दिया। परंतु क्या आपने सोचा है कि हम कभी 1/पाई का भी वैल्यू याद रखें? जो आपको कैपेसिटर से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर हमको 1/पाई का मान सीखने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने ये पाई का वैल्यू लिखा है, बच्चों ध्यान से देखना, जो मैंने ये पाई का वैल्यू लिखा है तो 1/पाई का मान क्या होगा? यदि पाई का मान ये है तो ये पॉइंट जो था आपका, इस पॉइंट को सबसे पहले लगा लीजिए। जो 3 और 1 है ये दोनों राशियां डायरेक्ट उतार लीजिए, लास्ट वाले अंक को डबल कर दीजिए, तो ये होता है 1/1 पाई का वैल्यू। ठीक है, इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से अपना याद रखना। इसके बाद कुछ वैल्यू और होती है जिसमें जैसे मान करके चलिए आप सभी लोग जानते हैं √4, इसका वैल्यू जानते हैं कितना होता है? इसका वैल्यू 2 होता है। क्या आप इसका भी वैल्यू रटे हैं? √3, √4 के बाद √5, √6, √7, √8 और √9। इसका वैल्यू आपको पता होगा कि 3 होता है। क्या आपको यह पता है कि इनके सबके वैल्यू क्या होंगे? मैं आपको बताता हूं, इनको याद करने की जरूरत नहीं होती है, इनको सीखने की जरूरत होती है। सेकंडों में आप सबका वैल्यू लिख देंगे। अगर आपको कहीं ये रूट मान अगर बीच में आ जाए और इनकी आवश्यकता पड़े तो आप इनके वैल्यू किस टाइप से लिख सकते हैं? तो बेटा यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मतलब हमको 2 और 3 के बीच के ही वैल्यू यहाँ लिखने हैं, तो हम इसको 2 तो हम हर जगह लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद यही संख्या उठा करके यहाँ रख लीजिए और इसी में यही फिर से जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया। अब इसी में ऊपर वाली फिर से जोड़ दीजिए, 6 हो गया। मतलब प्रत्येक में 2-2 का अंतराल है, यहाँ पर 8 हो गया। अब की बार फिर से आप 2 अगर जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन जो होती है इनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सीख लीजिए। देखो मैंने कैसे बता दिया, एक बार हम मैं फिर से यहाँ पर लिख करके आपको दिखा रहा। तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, ऊपर से डायरेक्ट लिखना चालू करिए। 2 2 2 2 2 लास्ट में 3 होता है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, पहले वाले को लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, 2 2 का अंतराल करके यहाँ पर लिख दीजिए 2 4 6 8। इनके सभी के इनके तो वैल्यू आप जान रहे हैं, परंतु ये रूट मान बड़े आराम से निकल जाते हैं अगर आपको इनकी कहीं आवश्यकता पड़ी है तो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बेटा कुछ और विशेष वैल्यू है, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बोला था विभव के बारे में बताएंगे, तो इनको अपना स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इनको लिख लीजिए। बेटा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बच्चों बताते हैं विभव के बारे में। तो विभव ये क्या होता है, इसके विषय में थोड़े से जो क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वैल्यू आप सभी लोग अपने कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं तो उसको अपना नोट कर लेना, सही से काम देंगे। अभी न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो उसमें इनकी सबकी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर विद्युत विभव हेडिंग डालते हैं, विद्युत विभव ये क्या होता है? विद्युत विभव, इसके विषय में आपको बताना है। जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है विभव कहलाता है। जो बल किसी परिपथ में, जो बल
किसी परिपथ में जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन की गति, सॉरी को लिखना है यहां पर, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है विभव कहलाता है। मैं आपको टेक्निकल से रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर के बारे में बारीकी से बताऊंगा। कोई भी टॉपिक, किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ेगा। बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एकता टेक्निकल कोचिंग के नाम से, तो इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेक्निकल चैनल पर चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन बेटा एक हमारा पर्सनल और प्राइवेट टेलीग्राम भी चैनल है जिस पर आपको कोचिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के नोट्स उस पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको कोचिंग का प्रत्येक नोट्स मिल जाएगा बाई हैंड राइटिंग। सभी चैप्टर का नोट्स हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। तो बेटा जिस चैनल, जो फ्री वाला चैनल है एकता टेक्निकल कोचिंग के नाम से, उस पर जब जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन वहां जब जाएंगे तो पूरा आपको जो एक साल का पूरा सिलेबस होता है, सिलेबस का प्रत्येक आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वो बिल्कुल फ्री होगा। आपको टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर उसका चार्ज नहीं देना है और उस पर जो है आपको एकदम फ्री में हर दिन अपडेट भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे, जीके भी मिलेगा और कंप्यूटर के टेस्ट भी प्रतिदिन उस पर डाले जाते हैं। और बेटा जो आपका पीडीएफ है तो प्रत्येक चैप्टर का हैंड राइटिंग में पीडीएफ भी पड़ा हुआ है जो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बताते हैं इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है। इसका मात्रक जो होता है बेटा, इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसके बाद आपको बताते हैं जो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को बताते समय छोड़ देते हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, चाहे वो जितना बड़ा चैनल हो और चाहे वो छोटा चैनल हो। मैंने देखा है कि यहाँ पर एक चीज़ की आवश्यकता होती है जो सब लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं उसको तो हम कहीं और बताएंगे। लेकिन बेटा जब यहाँ पर इसको पढ़ रहे हो तो इस चीज को हम किस उपयंत्र के द्वारा मापते हैं, तो मापने वाला उपयंत्र कौन सा है, यहीं पर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से संबंधित भी बताता जा रहा हूं और इसमें आपको एकदम नहीं उलझना पड़ेगा। बेटा हमारा यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप आई बटन पर या हमारे लिंक पे चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इंड स्क्रीन पर भी हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो सिलेबस भी हमारे वीडियो पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो विद्युत विभव को मापने वाला जो यंत्र होता है, जो उपयंत्र होता है, इसका नाम क्या होता है, तो बेटा इसका नाम होता है विभव मापी। विभव मापी के द्वारा इसी को पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। विभव मापी के द्वारा विद्युत विभव को मापा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएल TG2 में, यह पूछा गया था कि जो विभव मापी होता है इसमें टर्मिनल की संख्या कितनी होती है। तो बेटा इसमें जो टर्मिनल होते हैं, इसमें टर्मिनल होते हैं 3। ठीक है, अब मैं इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट जब पढ़ाऊंगा तो इसका चित्र सहित पूरा विवरण दूंगा अच्छी तरीके से। तो बेटा यहाँ पर जो विभव होता है इसको जनरली कुछ भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन कौन से भाग हैं, विभव को निम्न वर्गों में बांटा गया है। हेडिंग है विभव को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो इसके कौन कौन से वर्ग हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट हैं। इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट जो है परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज जो होती है ये जनरली होती है आपकी 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। ठीक है ना। इसके बाद होती है मीडियम वोल्टेज, ये होती है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट, 250 वोल्ट से
650 वोल्ट तक होती है। इसके बाद आता है आपका हाई वोल्ट। जो उच्च वोल्टता होती है, ये उच्च वोल्टता 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट इतनी होती है। इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट या इसी को 11 केवी भी कह सकते हैं से ऊपर की वोल्टता इसके अंतर्गत आती है। तो बेटा ये थे आज के हमारे प्रश्न। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम हमारा वीडियो अपने दो मित्रों को जरूर भेजें। बच्चों, हमारा वीडियो आपको आशा है कि अच्छा ही लगा होगा। यदि अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।